So this is chapter number 5, statistical model and simulation. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं. बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास एक न्यूमेरिकल इंटीजर नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम होते हैं. सपोज इफ वी टॉस अ कॉइन और इफ वी रोल अ डाई, ठीक है, तो उसका जो भी आउटकम पॉसिबल आउटकम होगा, सो दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स. रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास इंटीजर नंबर्स होते हैं बेसिकली. ओके सो इसमें सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स यानी ऐसे नंबर्स जो इनफाइनाइट ना हो, जो काउंटेबल हो, ठीक है, और एक पॉसिबल रेंज में हो वैल्यूज. सपोज जैसे 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से कोई भी वैल्यूज जो कि जिनको हम काउंट कर सकते हो, ठीक है, और फाइनाइट नंबर्स हो. नेक्स्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स जो कंटिन्यूस होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब एक सपोज एक रेंज और एक इंटरवल में होते हैं हमारे पास. जैसे कि सपोज यहाँ पे x की वैल्यू है ए और बी के दरमियान में, ठीक है, एक रेंज में हमें जब वैल्यूज को चूज करना हो और वो कंटिन्यूस हो, यानी कि फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर तक जा रही है, ठीक है, वो सीरीज, तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो नेक्स्ट ना हम यहाँ पर देखते हैं कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाती हैं. तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास है यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, वेरिएबल, ट्रायंगुलर, लॉग नॉर्मल, बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. हम लोग सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से. यूनिफॉर्म हम लोग यहाँ पे इनका फार्मूला और इनकी देन प्रॉब्लम्स वगैरह को समझेंगे. अच्छा, यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है दो फार्मूला एफ ऑफ एक्स एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स. बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है इससे हम पीडीएफ कहते हैं. ये हमारे पास यूज होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है. और स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि उनको प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं ये फंक्शंस. अच्छा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. सिंपल. अब यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें कि एक बस अराइव करी है स्टॉप पे हर 20 मिनट पे, ठीक है, और उसका जो बिगिनिंग टाइम है वो 6:40 से 8:40 तक, यानी कि वो यानी कि बस जो है वो चलेगी. अब प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है उन पैसेंजर्स की जो मोर देन 5 मिनट बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, जिन्हें 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है. और हमारे पास यहाँ पे ना रेंडमली पैसेंजर्स अराइव करेंगे बिटवीन 7 to 7:30 AM, ठीक है. इसके बीच में हमारे पास जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं और उनको 5 मिनट से ज़्यादा का वेट करना पड़ा है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारे पास ना बस हर 20 मिनट में अराइव कर रही है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट पहले बस अराइव करेगी वो पूरे 7 बजे करेगी, 7 बज के, ठीक है, 0 o'clock पे. अब हमारे पास जो सेकंड बस अराइव करेगी वो 7:20 पे अराइव करेगी, ठीक है. और फिर इसी तरह जो तीसरी बस अराइव करेगी वो 7:40 पे अराइव करेगी, हर 20 मिनट के बाद, ठीक है. अब क्या होता है कि हमने ये समझना है कि वो पैसेंजर्स जिनको 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा है, कैसे कि अगर कोई भी पैसेंजर वो 7:01 पे भी अराइव कर रहा है या 7:02 पे भी आ रहा है, 1 मिनट भी लेट करता है ना, तो उसकी बस जो है वो लेफ्ट हो जाएगी, छूट जाएगी, ठीक है, और उसको नेक्स्ट बस के लिए उसको फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो दैट मीन्स उसको 5 मिनट से ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा अगर वो 7 बजे के बाद आता है. इसी तरह दूसरी बस हमारे पास 7:20 पे नेक्स्ट जो है ना वो आएगी. तो उसको अगर 7:20 के बाद हमारे पास पैसेंजर आता है, यानी 7:21 पे भी या 22 1 मिनट भी लेट कर देता है, या 7:20 के बाद जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अगली बस के लिए. तो हमें यहाँ पे उन पैसेंजर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 5 मिनट वेट कर रहे हैं या उससे ज़्यादा, और वो इस टाइम के बीच में यानी 7 से 7:30 के बीच में अराइव कर रहे हैं. तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास 0 और 30 ये ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. और जो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि एक्स उन पैसेंजर्स की जो 5 मिनट से ज़्यादा वेट करें, तो वो 0 से 15 हुआ, ठीक है. 0 से 15 के बीच में जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उनको 5 मिनट से ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा. और जो हमारे पास 20 से 30 के बीच में आएंगे उनको भी 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना होगा.
सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू ना एक रेंज में है 15 और 0 के बीच में है, तो क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हायर प्रोबेबिलिटी होती है तो हम उसको पहले लिखते हैं और उसको माइनस करते हैं लोअर प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है। इसलिए हमने f ऑफ 15 माइनस f ऑफ 0 किया हुआ है, और इसी तरह से f ऑफ 30 माइनस f ऑफ 20 किया है। और सिंपल हमें पता है a और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 और 30 है, और ये हम फॉर्मूला यूज़ करें x माइनस ए एंड b माइनस ए, तो हमने इन चारों पर f ऑफ 15, f ऑफ 0, f ऑफ 13, f ऑफ 20 सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। x की वैल्यू अगर हम 50 के लिए ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, a की और b की वैल्यू हमें पता है 0 एंड 30 है, और इसमें ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम f ऑफ 0 को भी लेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और जब हम इन चारों को कैलकुलेट करके आपस में प्लस करेंगे और ये आंसर हमारे पास 5/6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो अच्छा ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हो इंटर अराइवल या सर्विस टाइम, ठीक है। कुछ यानी कि ऐसे रैंडम नंबर्स जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मतलब कि यूनिफॉर्मली रैंडम वेरिएबल्स हैं, जस्ट लाइक जैसे कि इंटर अराइवल हो गया, सर्विस टाइम, इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है वो ये है हमारे पास 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा और x, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये इसकी एग्जाम्पल दे दी गई है कि एक लैम्प है जिसका मीन टाइम हमारे पास 1/3 गिवन है पर आवर। दैट मीन्स कि एक लैम्प जो कि मतलब कि 3 आवर्स के बाद एक लैम्प हमारे पास फेलियर हो रही है, सही है। इसका मीन टाइम हमें 3 गिवन है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द लैम्प लास्ट लॉन्गर देन इट्स मीन लाइफ, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो कि उसके लैम्प से लास्ट लॉन्गर यानी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लॉन्गर देन इट्स मीन, यानी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो x से मतलब 3 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। दैट मीन्स के x ग्रेटर देन 3। जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन में होगी हम उसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे, और लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 में से माइनस करना होगा प्रोबेबिलिटी को, और ये जो ग्रेटर देन की साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, 1 माइनस एफ ऑफ 3 हो गया। और जो हमारे पास हमने फार्मूला ऊपर देखा था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो ये था कि 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू हमें बताई है 3 है, 3 और x की वैल्यू हमारे पास वो भी 3 है, ठीक है। इसमें हमने पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द लैम्प लास्ट बिटवीन 2 to 3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है वो x की वो 2 to 3 है। अच्छा, x की वैल्यू 2 और 3 इस रेंज में आ रही है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगा। तो सेम जिस तरह हमने ऊपर देखा कि जब भी हमारे पास एक रेंज में प्रोबेबिलिटी होती है तो हम ग्रेटर प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं लेस में से, यानी जो हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटी होगी f ऑफ 3 उसको हम माइनस करेंगे f ऑफ 2 में से, और दोनों पे सेपरेटली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन इसको माइनस करेंगे, देन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सिंपल, ये हमारे पास क्लास टास्क है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास ना सिंपल इसका फॉर्मूला जो है वो x माइनस मीन और डिवाइडेड बाय सिग्मा है, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अच्छा, फॉर्मूला इसका यहाँ पर भी है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा, सही है। और हमारे पास ना सिंपली अभी जो वैल्यूज गिवन होंगी ना जैसे कि n50,9, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है मीन के वैल्यू, मीन, ठीक है। मीन जो कि फार्मूला में है ये गिवन है, ठीक है। ये मीन की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास सिग्मा, और ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। हमने ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। और ये जो सेकंड वैल्यू होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही है। तो और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, x इज लेस देन 56 की, दैट मीन्स x की वैल्यू हम 56 पुट करेंगे माइनस
और मीन की वैल्यू हमारे पास 50 है यहाँ पे, और जो 9 है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3। ऑलराइट, तो 56 माइनस, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है, और ये 2 हम लोग जब टेबल में ये वैल्यूज हम लोग देखेंगे तो ये इसके इक्वल है 0.9772। तो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, इसमें हमें सिंपली वैल्यूज गिवन होंगी और हमने वो वैल्यूज इस फॉर्मूले में सिंपल पुट करके इसको सॉल्व करना है और उस वैल्यू को टेबल में से जो है ना वो चेक करना है। तो इसी तरह है। अच्छा, हम लोग इस वाले केस में आ जाते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास, कि यहाँ पर हमारे पास ना द टाइम इन आवर्स रिक्वायर्ड टू लोड अ शिप एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन 12,4। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास ना मोर देन का केस है, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन में है, मीन्स के द प्रोबेबिलिटी दैट 12 और मोर आवर्स, जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी मोर देन या लॉन्गर या कुछ इस तरह की होगी तो हमने उससे 1 माइनस करना होगा लेस देन करने के लिए। ठीक है, तो हमने इसे डायरेक्टली यहाँ पे 1 माइनस कर दिया f ऑफ 12, और सिंपल उसी तरीके से इस पर भी z डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है और इसको सॉल्व किया है। अच्छा, देन इस केस में हमारे पास ना प्रोबेबिलिटी 10 और 12 की होगी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 10 और 12 के बीच में होगी। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग इसी तरह करते हैं कि हायर प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं लोअर में से, यानी f ऑफ 12 माइनस f ऑफ 10 होगा। देन हम लोग इसकी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और इसकी भी अलग से, दोनों पे सेपरेट फार्मूला लगेगा z डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये इनके वैल्यूज आ जाएंगे, इनको माइनस कर देंगे। अच्छा, सिंपल आगे भी हमारे पास सेम ही इसी तरह के हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। और फिर आ जाता है हमारे पास ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस केस में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास ना लिमिटेड डेटा होता है, यानी बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जैसे कि हमारे पास जब मिनिमम मैक्सिमम या मोड वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने उस वक्त ये फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले को देख लें, 2x माइनस ए बी माइनस एन डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। इस केस में हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो a से लेस देन होगी एंड सॉरी ग्रेटर देन a होगी एंड लेस देन b होगी। ठीक है, मतलब कि a से बड़ी होगी और वैल्यू b से जो है ना वो कम होगी, तो तब हमने ये यूज़ करना है। एंड अदरवाइज हम जो है ना वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अगर x की वैल्यू लेस देन b होती हो, सॉरी ग्रेटर देन b होती है और लेस देन c। अच्छा, तो यहाँ पर ये इसकी एग्जाम्पल है, हम लोग इसको समझ लेते हैं कि एक बर्गर फ्रेंचाइज है जो कि अपना न्यू आउटलेट लॉन्च कर रही है। तो अब हमें ये उसकी जो वीकली सेल्स हो रही है ना वो लेस देन $2,000 हो रही है। ठीक है, अब उसकी हमने इस वीकली सेल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर वो लेस देन 2000 हो रही है, और इसमें हमें क्या क्या और बताया भी हुआ है कि हमें ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है इसमें। अच्छा, अगर इन केस कि अगर यहाँ पे ये वर्ड यूज़ ही ना हुआ ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम फिर भी इन वैल्यूज़ को देख के समझ जाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम और पीक वैल्यूज़। ठीक है, जहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ गिवन है तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करनी है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो $1,000 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं $6,000, और पीक वैल्यू जो सी है वो 3000 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 2000 की। ठीक है, मतलब x इज लेस देन 2000। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ किया है, ए की वैल्यू जो कि $1,000 थी और बी की वैल्यू 6000 है, और जो सी है वो पीक वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो टॉप पे होती है पॉइंट पे, ठीक है, वो 3000 है। तो इस तरह से हमने ये एक ट्राइंगुलर बन रहा है। ठीक है, इन वैल्यूज को जब हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो, और अब हमें क्या करना है कि हम लोग ना इसका एरिया ऑफ ट्राइंगुलर कैलकुलेट करेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के। अच्छा, अब इसके लिए हमें ना बेस और हाइट की वैल्यूज मालूम करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, बेस सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को बेस कैसे कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास ए की वैल्यू तो 1000 है और ये हम 2000 क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी है एक्स, यानी हमें ऊपर गिवन था प्रॉब्लम में कि हमें x की वैल्यू जो है वो 2000 है, मतलब कि इतनी सेल्स हो रही है हमारे पास वीकली, इससे कम हो रही है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हम 2000 को 1000 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेस है ना, 2000 और 1000 इनको माइनस करें तो ये हमारे पास बेस में हमें मिल गई है।
सही है। अब हमें क्या करना है कि इस एरिया को हम लोगों ने ना इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो है हाइट है, अब हमने बेस तो कैलकुलेट कर ली 2000 माइनस 1000 करके, अब हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने ऊपर अभी जो फॉर्मूला देखा है ना, हम लोग ये यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फर्स्ट वाला, ये वाला यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू 2000 है और वो लेस देन, वो मतलब ग्रेटर देन a है और लेस देन b है। अब a की वैल्यू हमें पता है वो 1000 है और b की वैल्यू 6000 है और x की वैल्यू है 2000, तो वो a से ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस ए, बी माइनस एन, सी माइनस ए। अच्छा, अब सिंपल हम लोगों ने क्या किया, बस इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर दिए। ए बी सी की वैल्यू हमें पता थी, एक्स की वैल्यू 2000 है, वो भी हमें मालूम है, ठीक है। हमने इसमें पुट करके सॉल्व किए तो आंसर 0.000 एंड 2 ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करें, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट करना था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 1000 आई थी और हाइट की वैल्यू हमारे पास ये आई है अभी जो हमने कैलकुलेट की इस फार्मूला से, 0.000 एंड 2, ठीक है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे और 0.1 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ना लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें हम लोग इसका जो फार्मूला है ना, लॉग नॉर्मल के हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मीन और एक वेरिएंस, और ये इसका बेसिकली फार्मूला है, ठीक है। मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सिग्मा का भी फार्मूला है। अच्छा, बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है वो ये, इसमें हमारे पास ना दो वैल्यूज ही गिवन है, एक मीन की वैल्यू गिवन है 20% और एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है 5%, और हमें ये पैरामीटर्स लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। पैरामीटर जो एक मीन है और एक सिग्मा है, ये कैलकुलेट करना है। सिंपली हम लोग इसमें मीन की वैल्यू 20 पुट करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर, देन अंडर रूट 20 स्क्वायर, और ये सिग्मा की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी है। इसको सॉल्व करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे इसका, तो ये इसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, इसका एक ही प्रॉब्लम है। अच्छा, देन ये हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एंड होती है, और बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं तो ये उसकी थ्योरी है और केसेस हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ और किस केस में यूज़ करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है।